90.4 रेडियो 7 पर आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। सेहत सबकी एक ऐसा कार्यक्रम जो बात करता है आपकी सेहत के बारे में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम इस कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं और वो एक्सपर्ट्स आपको डिफरेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, डिसऑर्डर्स और उनसे कैसे बचा जाए, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, इस बारे में बताते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं गेस्ट डॉक्टर लोकेश जैन, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, आम भाषा में अगर किसी लिसनर को समझना हो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस होती क्या हैं, तो आप क्या समझाएंगे? देखिए, कुछ जो डिजीज़ होती हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। इसका मतलब है कि जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं उसकी वजह से जो डिजीज़ उत्पन्न होती है उन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। एक तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि किसी वायरस, बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन की वजह से होती है। और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है उसका मतलब है कि हमारा रहने का तरीका है, हमारे खाने पीने का तरीका है, उसकी वजह से जो डिजीज़ उत्पन्न हो रही है उसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, और लाइफस्टाइल डिजीजेस में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीजेस अगर आप कहें तो कौन सी होंगी? लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छा, हम लेज़ी हो रहे हैं, इसके अलावा हम जंक फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनकी वजह से सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है उसमें सबसे पहले ओबेसिटी होगा। अच्छा, हमारा वेट बढ़ जाएगा। अच्छा, ओबेसिटी की वजह से फिर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, CVA यानी कि खून का क्लॉट जम जाना ब्रेन में, ये सब डिजीज़ उसकी वजह से उत्पन्न हो सकती है। ओके। दूसरा जो लाइफस्टाइल, अगर हम कुछ अब्यूज़ कर रहे हैं लाइक अल्कोहल या स्मोकिंग, उनकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ कहलाती है। अच्छा, तो इनमें फैटी लिवर हो सकता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकती है, सिरोसिस हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ में आते हैं। आपने फैटी लिवर के बारे में बात किया, तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे पहचाना जाए कि इंसान को फैटी लिवर का दिक्कत हो सकता है? देखिए, फैटी लिवर का मतलब है कि लीवर में जो फैट सेल्स हैं उनमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है। नॉर्मली हमारा लीवर काफ़ी एफिशिएंट होता है और जो भी कोलेस्ट्रॉल और हम जो डाइट में ले रहे हैं फैट जो भी जाता है वो सारा इंटेस्टाइन से सबसे पहले लीवर में जाता है। लीवर की सेल्स इतनी एफिशिएंट होती है कि उस फैट को एब्जॉर्ब करके, ऑक्सीडाइज करके बाहर निकाल देती है। जब लीवर की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो कि मेन जो सबसे कॉमन कारण है वो है अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल फैटी लिवर करता है। अच्छा, और जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उन्हें भी आजकल फैटी लिवर हो रहा है, जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और वो क्यों होता है? और उसका सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज़। अच्छा, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें फैटी लिवर 30% कॉमन है। 30% लोगों में फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा कई जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स डेफिशिएंसी होती है जिनकी वजह से लीवर उस फैट को बाहर नहीं निकाल पाता है। ओके, तो वो फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। अच्छा, फैटी लिवर का मतलब है कि उतना हिस्सा जो फैट सेल्स में कन्वर्ट होता जा रहा है वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, उसके फंक्शंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जब तक वो 60% से ज़्यादा डैमेज नहीं होता तब तक हमारे शरीर में कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। ओके, तो इसलिए अगर हमें अर्ली स्टेज पे फैटी लिवर को पकड़ना है तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं, तभी उसको पता लगा सकते हैं। तो सर इसके फिर रीजंस क्या हैं? जैसे रीजंस आपने अल्कोहल बताया, आपने बताया कि नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर होता है वो डायबिटीज़ के कारण होता है। तो क्या हर डायबिटिक के पेशेंट को फैटी लिवर होगा? जी, द इंसिडेंस जो कि 100 में से 30 लोगों को डायबिटीज़ में फैटी लिवर हो सकता है। अच्छा, और नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन में है उसमें अराउंड 15 to 20% में फैटी लिवर पाया जाता है। अच्छा, तो जो कॉमनेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि नॉर्मली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अच्छा, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उससे हम फैटी लिवर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी हम किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कभी हमें पेट दर्द हो जाता है या फीवर की वजह से अल्ट्रासाउंड ऑर्डर किया जाता है, तब इंसिडेंटली हमारे पकड़ में आता है कि हमें फैटी लिवर हो गया है। तो फैटी लिवर एक बार अगर हमें पता लग गया है
तो हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा। लीवर फंक्शन टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। ओके। उससे हम पता लगाते हैं कि जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। ओके। क्योंकि फैटी लीवर फर्स्ट स्टेज हो गया है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आएगी जिसमें कि लीवर के एंजाइम्स बढ़ने लगेंगे, उसे हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अच्छा। यानी कि उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है। अच्छा। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है उसमें फिर फाइब्रोसिस होने लग जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि लीवर का जो वो वाला हिस्सा है जिसमें फाइब्रोसिस हो गया है वो अब काम नहीं कर रहा है। अच्छा। वो परमानेंट स्कार बन गया है उसके अंदर। अच्छा। तो वो जो फाइब्रोसिस की स्टेज आती है दैट इज थर्ड स्टेज। अच्छा। और फिर जब वो फाइब्रोसिस पूरे लीवर में इतना हो जाता है कि लीवर का फंक्शन ही खत्म हो जाता है तो उसको हम लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है सिरोसिस। अच्छा। सिरोसिस ऑफ लीवर। तो अल्टीमेटली ये इसका स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। सबसे पहले फैटी लीवर होगा, उसके बाद नैश या हेपेटाइटिस होगा, फिर फाइब्रोसिस होगा और अल्टीमेटली फिर सिरोसिस होगा। अच्छा, इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कोई सिम्टम नहीं है? जी देखिए, शुरू में जो मैंने बताया कि लीवर ऐसा ऑर्गन है कि वो 60% तक डैमेज नहीं होगा तो कोई सिम्टम बॉडी में नहीं आने देता है। पर कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि थकान रहना, मसल्स में पेन रहना, अच्छा, फटीग। तो ये सब जो कमजोरी लगना, डिक्रीज एपेटाइट, ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में आते हैं। ओके। ये कोई किसी विशेष बीमारी को इंडिकेट नहीं करते। पर जब किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो जनरली बॉडी चेकअप कराते हैं कि क्यों हो रहा है सब। अच्छा। तो ये सब आपस में लिंक्ड होते हैं। ये एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। फैटी लीवर लिंक्ड होगा तो उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है। अच्छा। उनको हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है, ओके, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और अल्टीमेटली हार्ट डिजीज भी हो सकती है। तो ये सब आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा। तो सिम्टम किसी भी बीमारी के इनमें से किसी के भी आ सकते हैं। ओके। अच्छा, बात करें डायग्नोसिस की तो जैसे कि आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड होती है और उससे पता चल जाता है, और इसके अलावा कोई और तरीके हैं? शुरू में जैसे मैंने बताया अल्ट्रासाउंड से हमें प्राइमरी डायग्नोसिस मिलता है, फिर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा। और आजकल एक नई मशीन है जो कि हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, वो है फाइब्रोस्कैन। अच्छा। फाइब्रोस्कैन भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह ही होता है, पर वो लीवर की फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये पता लगाता है कि एक्चुअल आपकी लीवर में फैट कितना है। एक्चुअल नंबर उसमें आता है, लाइक 220 to 400 उसमें अच्छा। रेंज होती है। तो उसमें 220 to 260 तक स्टेज 1 हो गया, 260 to 280 तक स्टेज 2 हो गया। ओके। इस तरह से स्टेज 1 2 3 4। और ये जो है ये लिपिड प्रोफाइल भी मैंने कुछ सुना है, तो क्या ये उससे रिलेटेड है? देखिए, वो सारे रूटीन टेस्ट हमें कराने हैं जब भी फैटी लीवर एक बार डायग्नोज हो गया है। हाँ। फाइब्रोस्कैन में हमें फाइब्रोसिस का भी पता लगता है। अच्छा। जो मैंने बताया कि परमानेंट डैमेज जो शुरू हो गया है उसका भी स्कोर आता है। अच्छा। तो उसमें F1 F2 F3 F4 इस तरह से स्टेज Stages पता होती हैं। लगाती है। उसी के अनुसार हमें उनको ट्रीट करना होता है। फिर जब एक बार फैटी लीवर आ गया है तो हमें टोटल लिपिड प्रोफाइल में पूरे हमारे कोलेस्ट्रॉल्स, अच्छा, बॉडी में 5-6 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ओके। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। ओके। जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा। जबकि LDL कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो अगर आपको फैटी लीवर आता है, फैटी लीवर का मीन्स कि लीवर में फैट जमना शुरू हो गया है। ओके। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो लीवर से बाहर आने लगेगा, फिर वो वेसल्स में आएगा, फिर वो मसल्स में आएगा और अल्टीमेटली वो हार्ट में आएगा। अच्छा, सबसे लास्ट में हार्ट में आएगा। हाँ, अल्टीमेटली जो लास्ट होना है वो तो हार्ट को बचाने के लिए ही हम सारा ये कुछ कर रहे हैं। ओके। तो फैटी लीवर आने का मतलब है कि एक वार्निंग मिल गई है आपको। तो आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं और फैटी चीज को अवॉइड कर रहे हैं और उस फैट को बाहर निकालेंगे तो हम आगे हार्ट डिजीज का प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके। और क्योरेबल कहाँ तक होता है फैटी लीवर? देखिए, बताया मैंने कि फैटी लीवर एक्चुअली अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह से आपको वार्निंग मिल गई है। अच्छा। तो फैटी लीवर आने के बाद हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जी। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हमें अपना वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर हम 10% भी अपना वेट रिडक्शन कर लेते हैं तो फैटी लीवर सही हो जाता है, क्योर हो जाता है।
तो डेली एक्सरसाइज अराउंड 30 मिनट्स, अवॉइडिंग फैटी फूड्स, जंक फूड्स, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको हम ज़्यादा लेंगे। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम करेंगे, प्रोटीन्स अच्छे से लेंगे, फैट कम रखेंगे। ओके। तो ये सब कंटिन्यूअस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, उसमें ठीक हो गया। ये क्रॉनिक डिजीज है और इनका लंबा चलता है, इलाज भी लंबा चलता है और देखभाल भी। 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। हम जान रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में है हमारे गेस्ट डॉक्टर लोकेश जैन, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी गेस्ट से बात करते हैं, हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट आते हैं, वो यही बताते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन्ड वे में जिएंगे तो बहुत सारी डिजीजेस को आप स्किप कर सकेंगे। आप उन्हें इन्विटेशन खुद देते हैं जब आप इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, जब आप जंक फूड, फैटी फूड खाते हैं विद नो एक्सरसाइजेज एंड ऑल। मैं ये नहीं कह रही कि एक्सरसाइज करने से 100% आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन 90% तक आप अपनी सेहत का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो अपने हाथों में ले लेते हैं अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बिताते हैं। तो इस तरह से अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस की। वो क्या होती हैं? जीआई डिसऑर्डर्स में हम जो लेते हैं वो होता है स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियास, ये सब जीआई आते हैं। तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम मिलती है लाइफस्टाइल रिलेटेड, वो होता है डेली एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस फॉर्मेशन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपनी लाइफ टाइम में कभी एसिडिटी ना हो, गैस नहीं हो। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी में क्या होता है कि हमारा एसिड प्रोडक्शन कई लोगों का ज़्यादा होता है। वो गैस्ट्रिक एसिड जब ज़्यादा आता है तो उसके जो स्फिंक्टर होती है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जहाँ इसोफेगस, फूड पाइप और स्टोमक आपस में जुड़ते हैं, वो थोड़ा लैक्स हो जाता है। उसके लैक्स होने की वजह से एसिड ऊपर आता है, अच्छा, इसोफेगस के अंदर। अच्छा। और वो सिम्टम्स करता है हार्ट बर्न का, जलन होती है पेशेंट को, बर्निंग होती है, वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है। तो इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अच्छा। यानी कि वो एसिड ऊपर रिफ्लक्स हो रहा है। अच्छा। नॉर्मली कोई भी खाना जो भी स्टोमक में वो ऊपर नहीं आना चाहिए, इतना वो टाइट होता है स्फिंक्टर। अच्छा। पर वो किसी भी कारण से एज रिलेटेड हो सकता है, या ओबेज जो पेशेंट होते हैं जिनके मोटापा होता है, उनमें थोड़ा हाइटस हर्निया डेवलप हो जाता है। अच्छा। हाइटस हर्निया मीन्स कि स्टोमक का कुछ पार्ट फूड पाइप में ऊपर आ जाता है परमानेंट। अच्छा। तो वो हमेशा एसिड ऊपर ट्रिकल करता रहता है। ओके। और उसकी वजह से सिम्टम आते हैं। तो अच्छा। ये एसिडिटी और गैस फॉर्मेशन ये अच्छा। होता है। अगर हम इसको डायग्नोज करना चाहें तो इसके लिए टेस्ट होता है, वो है एंडोस्कोपी। अच्छा। एंडोस्कोपी में एक छोटा कैमरा लगा हुआ एक एंडोस्कोप होता है, जिसे कि हम मुंह से डालते हैं और उससे फूड पाइप, स्टोमक और छोटी आंत इसको चेक करते हैं। तो जो एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं उनमें अल्सर्स मिल सकते हैं। अच्छा। अल्सर में छोटे छोटे ब्रीच म्यूकोसा में, अच्छा, या इरोजन्स होते हैं, छाले बोल सकते हैं जिन्हें हम सामान्य भाषा में, अच्छा, वो स्टोमक के अंदर हो जाते हैं। अच्छा। और उसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है एक इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ओके। तो एच पाइलोरी बहुत कॉमन है इंडिया में, इसका 80% प्रेवलेंस। अच्छा, 80% लोगों को, 80 लोगों को एच पाइलोरी स्टोमक में पाया जाता है। अच्छा। और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नहीं, तो बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा। पर ये कोई इन्फेक्शन नहीं करता है सबको। अच्छा। एक तरह से कैरियर होता है, वो पड़ा रहता है। अच्छा। पर 10 to 15% केस में ये अल्सर बना देता है। अच्छा। अल्सर जब बन जाता है तो अल्सर के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अल्सर पेन करता है, जैसे ही खाना स्टोमक में जाएगा तो पेन होगा। इसके अलावा अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, जिससे कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी आ जाती है। तो ये सब सिम्टम्स एसिडिटी के द्वारा होते हैं। अच्छा, एसिडिटी के बारे में आपने बात की। आई थिंक बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप की एसिडिटी होती है। कई बार कुछ लोगों को कि ये वाला खाना मैं नहीं खाऊंगा,
इससे मुझे एसिडिटी हो जाती है, या फिर उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, और जबकि कई लोग फास्ट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एक इंसान पूरे दिन से खाना नहीं खा रहा है, 6 बजे खाना खा रहा है शाम के, और एकदम से उसका जो सारा खाना है वो ऊपर आता है। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एसिडिटी के, और क्या छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, या फिर आपको पूरे दिन में बस 2 बार भरपेट खाना खाना चाहिए, या फिर केवल ब्रेकफास्ट और लंच ही लेना चाहिए, डिनर स्किप कर देना चाहिए? क्या इसके मूल मंत्र क्या है, क्या क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, एसिडिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। और कुछ भी आपने ऐसा बाहर का जंक फूड लिया, जैसे समोसा खाया, कचौरी खाई, या चाय ज़्यादा पी ली, तो जो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये एक नॉर्मल बात है जी। पर कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं खा रहे हैं, हाँ। अच्छा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं डाइट को, उसके बावजूद भी हो रहा है, तो उनमें ये कारण मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ जी। उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। अच्छा। तो उसमें एंडोस्कोपी में अगर आपका लैक्स एलियस है, यानी कि जो आपका स्फिंक्टर है वो लूज है, अच्छा। तो उसमें नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन पे भी वो ऊपर आएगा। अच्छा। तो वो एक परमानेंट डिफेक्ट हो गया एक तरह से। तो लैक्स एलियस होता है, हाइटस हर्निया होता है, इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, अल्सर्स होते हैं, इरोजन्स होते हैं। तो ये अगर किसी तरह की कोई डिजीज है तो वो हमें पता करनी होगी और उसका अकॉर्डिंगली इलाज करना होगा। एसिडिटी के जो सिम्टम्स हैं ये केवल स्टोमक तक ही रिलेटेड नहीं है, क्योंकि एसिड रात को हम सोते हैं तो एसिड ट्रिकल करके ब्रोंकस में भी जाता है। अच्छा। उससे खांसी, कफ, कईयों को क्रॉनिक कफ रहता है, हमेशा सूखी खांसी बनी रहती है, जबकि उनको ना कोई लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ना अस्थमा होता है, तो परेशान हो जाते हैं कि क्यों हो रही है जी। तो उसका कारण रिफ्लक्स डिजीज उसका एक मुख्य कारण, उसमें एसिड ट्रिकल होता है, उसकी वजह से वो कफ हमेशा रहता है। वोकल कॉर्ड्स में एसिड चला जाता है, तो वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज थोड़ी हस्की हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम। ये जो सब स्पेक्ट्रम ऑफ रिफ्लक्स डिजीज में आते हैं। अच्छा, ये तो सारी आपने चीजें हमें बता दी क्योंकि आप डॉक्टर हैं और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है एसिडिटी के बारे में, तो वो तो कभी भी चेक नहीं करवाएंगे। वो तो सोचेंगे कि हाँ मैंने आज सुबह से पूरे दिन से खाना नहीं खाया था इसलिए ऐसा हो गया, या हाँ मेरे को तो खांसी रहती ही है लेकिन इतनी परेशान नहीं करती तो चलेगा। सो दे वुड नॉट एवर गेट इट चेक्ड। तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो लोग एसिडिटी को एक नॉर्मल सी रोजमर्रा की प्रॉब्लम समझ के टाल देते हैं और उसी एसिडिटी से उम्र भर जूझते रहते हैं? देखिए, जो भी कई तरह के सिम्टम्स होते हैं, हर बीमारी में एक स्पेक्ट्रम होता है डिजीज का। वो एक लोएस्ट सिम्टम से लेके हाईएस्ट सिम्टम तक ये सब होता है। तो एसिडिटी होना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलती है, आप ओवर द काउंटर रेनिटिडीन, पेंटाप्रोजोल, सब ये नॉर्मली ले लेते हैं, ठीक भी हो जाता है। जी। तो इतना डरने की बात नहीं है, पर इसके कुछ अलार्म फीचर्स होते हैं। अच्छा। वो अलार्म फीचर अगर आपको हैं तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो किसी अंडरलाइंग डिजीज के कारण हो सकता है। तो जो अगर हम एसिडिटी की बात करें, हर डिजीज में अलार्म फीचर्स होते हैं। अच्छा। तो अगर एसिडिटी में बात करें तो अगर आपको सीवियर पेन एब्डोमेन होता है, अच्छा, क्योंकि तेज दर्द होना इसका सिम्टम नहीं है। अच्छा। अगर तेज दर्द हो रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मुझे तो एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज दर्द होता है, रात को 2 बजे अचानक से दर्द हुआ। पर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि उनको गाल स्टोन है। अच्छा। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो गाल ब्लैडर में स्टोन की वजह से वो पेन हो रहा है, उसको वो एसिडिटी का समझ रहे हैं। तो सीवियर पेन एब्डोमेन अगर हो रहा है, अगर आपको एनीमिया हो रहा है, अच्छा, खून की अगर कमी आ रही है, अच्छा, खून की कमी आ रही है, इसका मतलब अंदर आपके अल्सर्स बन गए हैं और उनसे थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस अंदर ही अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से खून की कमी आ रही है। वेट लॉस, अच्छा, अगर आपको बिना किसी कारण के अच्छा आप खा रहे हो, टाइम से खा रहे हो, इसके बाद भी आपको वेट लॉस होता जा रहा है, तो इट मे बी ए साइन ऑफ कैंसर ऑफ स्टोमक। वो भी एसिडिटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। आप उसको एसिडिटी समझ रहे हो पर अंदर आपके कैंसर डेवलप हो रहा है। अच्छा। तो ये जो अलार्म फीचर्स होते हैं, फीवर अगर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर है आपको, वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, तो एसिडिटी के साथ अगर ये भी सिम्टम्स हैं और 40 साल के बाद आपको फर्स्ट टाइम एसिडिटी हो रही है, कभी आपकी लाइफ में कभी नहीं हुई, और न्यू ऑनसेट एसिडिटी हो रही है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए कि क्या डेवलप हो गया।
अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट बताई हैं हमें कि अगर आपको एनीमिक फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत कमज़ोरी फील कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ही जल्दी वेट लॉस हो रहा है, अब अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले तो कभी भी नहीं हुआ ये और अब एकदम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एसिडिटी हो गई है 40 इयर्स के बाद, तो आपको पक्का चेकअप कराने की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, और ट्रीटमेंट नहीं तो टेस्ट तो कराने की ज़रूरत है ही। 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूं शिल्पी, कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर लोकेश जैन, और अब हम जानते हैं उनसे एक और प्रॉब्लम के बारे में जो हम सबको बड़े परेशान करती है, और वो है कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बड़ा जो एक जनरल व्यू पॉइंट है वो ऐसा है कि कॉन्स्टिपेशन आपको तभी होता है जब आप उल्टा सीधा मैदा का खाते हो, एक तो ये होता है। फिर दूसरा होता है कि कॉन्स्टिपेशन आपको जब आप पानी कम पीते हो। फिर तीसरा ये होता है कि भाई रात को खाना ही नहीं खाया था तो फिर आप फ्रेश कैसे हो गए, और जबकि लोगों को लगता है कि अरे नहीं हमें पतला होना है। अब पतला होना है और फिर आप खाना स्किप करते हो और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो किया क्या जाए। सो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। तो ये क्यों होता है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, और कॉन्स्टिपेशन कैसे दूसरी डिजीजेस को इनवाइट कर सकता है। जी, तो लाइक एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में भी सेम स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा। और हमें ये देखना है कि कोई अलार्म फीचर्स तो डेवलप नहीं हो रहे। कॉन्स्टिपेशन मीन्स है कि ये एक तरह से सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी पेशेंट को लगता है कि उसका पेट साफ नहीं हुआ है। एनी हार्ड स्टूल्स, कोई लोग सबका अलग अलग डेफिनेशन अपना मानते हैं जी। किसी को टाइट स्टूल आते हैं, उन्हें लगता है कॉन्स्टिपेशन। कई लोग 2-3 बार सुबह फ्रेश होते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि उनका पेट साफ नहीं हुआ जी। तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन के टाइप में आता है। तो कॉन्स्टिपेशन स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, एक नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा। स्लो ट्रांजिट मीन्स कि आपकी जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स हैं वो स्लो हो गए, पेरिस्टाल्सिस उनका कम हो गया है, जिसकी वजह से मोशन पूरा बन नहीं रहा है और आपको मोशन डेली नहीं हो रहा है। एक होता है नॉर्मल ट्रांजिट, उसमें अच्छा। आपका ट्रांजिट तो ठीक है, इसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन है। अच्छा। और एक होता है आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा। आउटफ्लो का मतलब है कि जहाँ बिल्कुल लास्ट जो अपना पॉइंट है एनस है, उसकी ओपनिंग में जब मसल्स के कुछ डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से डेवलप होता है। अच्छा। तो ट्रीटमेंट वाइज हमें देखना है कि हम हाई फाइबर डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें हाई फाइबर डाइट और वाटर इनटेक। अच्छा। वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसमें डेली हमें 3 लीटर्स के अराउंड पानी पीना चाहिए, और स्पेशली रात को जब भी नींद खुलती है तब हमें पानी पीना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो गैप ज़्यादा हो जाता है, 12 घंटे का जो गैप है उसमें हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो वो स्टूल्स हार्ड हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि आपकी नींद खराब होगी अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो फिर आपको यूरिन भी जाना पड़ेगा, तो फिर इससे आपकी नींद खराब होगी, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। वैसे नहीं उठना है, अगर आपकी नींद खुल जाती है तो उस टाइम पानी पी लें। अच्छा। ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर हाई फाइबर डाइट जिसमें कि हमारे सारे फल वगैरह आते हैं, पपीता वगैरह है, अनार है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, और फैटी फूड्स को हमें कम करना पड़ेगा। अच्छा। अब अगर इसमें भी हम अलार्म फीचर्स देखें तो इसमें होता है ब्लड इन स्टूल। अगर अच्छा। आपको ब्लड आ रहा है स्टूल में। सेकेंडली ब्लैक स्टूल्स। ब्लैक स्टूल्स का मतलब भी ये होता है कि ऊपर कहीं से ब्लीडिंग हुई है। अच्छा। और वो स्टूल में मिक्स होके बाहर आया है। तो कभी भी अगर ब्लैक स्टूल्स आते हैं, ब्लड आता है स्टूल में, वही पेन एब्डोमन, क्योंकि नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में सीवियर पेन एब्डोमन नहीं होगा। तो कुछ स्ट्रक्चरल डिजीज भी होती है। आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ 40 साल के बाद पहली बार, उसके साथ वेट लॉस है, एनीमिया है, तो ये कोलोन कैंसर का भी साइन हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए कोई भी अलार्म फीचर है तो हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा, कोई एनीमिया तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं है। अगर वो सब है तो इसमें भी कोलोनोस्कोपी जांच होती है, जैसे ऊपर एंडोस्कोपी होता है जिसमें कोलोन को चेक किया जाता है और उसमें देखते हैं कि कोई ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो रहा है। अच्छा। तो ये जो अलार्म फीचर्स है ये अगर डेवलप हो रहे हैं तो हमें तुरंत जांच करा के देखना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन कौन कौन सी और डिजीजेस को इनवाइट कर लेता है? ये कॉन्स्टिपेशन जैसा कि मैंने बताया कोलोन कैंसर का एक
मैनिफेस्टेशन हो सकता है। Okay. इसके अलावा जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है उनको फिकोलित अल्सर्स बन जाते हैं। अच्छा। हार्ड स्टूल की वजह से इंटेस्टाइन में कट लग जाते हैं। अच्छा। अल्सर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं जिनसे ब्लीडिंग हो सकती है। ओहो। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। कई बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है फिकोलिट्स की वजह से। अच्छा। वो इतने हार्ड स्टूल हो जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं और अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ जाती है। अच्छा। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोशिश करेंगे, आप बैठे रहेंगे बाथरूम में, पॉट पे बैठे रहेंगे तो हो जाएगा आपको मोशन। आप बहुत भागा दौड़ में रहते हो इसलिए नहीं हो पाता, तो इज इट ट्रू? हाँ, देखिए ये भी एक तरह का लाइफ स्टाइल डिजीज में ही आता है। अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें जल्दी भागना है, तो ये सब चीज़ें नेचुरली हो जाती है। अब इसमें कई चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि बताया मैंने, पानी खूब पिए, हाई फाइबर डाइट लें और एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स भी अच्छे होते हैं और कॉन्स्टिपेशन रिलीव भी हो जाता है। एंड हाउ इज एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इज वॉक कैन सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज? ऐसा हो सकता है कि वॉक कर लें और एक्सरसाइज ना करें और एक्सरसाइज कर लें और वॉक ना करें? देखिए, वॉक अगर आप कर रहे हैं तो आपको ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। अच्छा। ब्रिस्क वॉक डूइंग फॉर 30 मिनट्स। अच्छा। उसमें आपको काफ़ी तेज चलना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि आपकी अगर हम कुछ धड़कन जो अपनी होती है, पल्स रेट होती है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। एक्सरसाइज का यही फायदा है कि हमारी पल्स रेट बढ़े, हमारे हार्ट पे थोड़ा जोर पड़े, हार्ट की पंपिंग अच्छी हो। हार्ट की पंपिंग अच्छी होगी तो सारे ऑर्गन्स को ब्लड अच्छा मिलेगा और वो सारे स्टिमुलेट होते हैं, तो वो हमारा एम है। अच्छा। अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे घूम के आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए ब्रिस्क वॉक तो जरूरी है। ये तो आपने बड़ी बुरी खबर दी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही धीरे धीरे घूम के आ जाती हूँ। वेल, मैं ये और पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों के लिए जो स्टूल पास करना होता है वो 3-4 टाइम्स अ डे होता है। सो इज इट ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज कि भाई ये भी गलत है, या फिर ठीक है आप जितने भी टाइम स्टूल पास करें एज लॉन्ग एज वो वाटरी ना हो? देखिए, स्टूल का जो है फ्रीक्वेंसी वो सब लोगों का अलग अलग है। अच्छा। और इवन पासिंग स्टूल इन 3 days अच्छा। और पासिंग 3 times in a day, both can be normal. अच्छा। Yeah. But 3 days? it's only psychology. अच्छा। हमारी साइकोलॉजी रहती है कि मेरा साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, पर एक्चुअली देखा जाए तो उसके लिए नॉर्मल भी हो सकता है। अच्छा। तो अगर आपकी बाउल हैबिट्स में चेंज आया है, अच्छा, डिसिप्लिन में चाहे हो तो फिर वो आप 3 दिन में करें या फिर 1 दिन में 3 बार करें, इट इज ओके। लेकिन जैसे ही डिसिप्लिन टूटा, आपका चेंज हुआ, जैसे पहले आप कभी डेली जा रहे हो और अचानक से प्रॉब्लम हो गई है, या आप दिन में 5 बार जाने लग गए हो, दिस मीन्स कुछ डिजीज डेवलप हो रही है। या पहले आप 3 दिन में जाते थे पर अब आपको 7 दिन भी नहीं हो रही है, तो वो चीज अल्टरनेट जो चेंज होता है वो प्रॉब्लमेटिक, वो किसी चीज का साइन हो सकता है। ये आपने कितनी अच्छी बात बताई कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम में तब बदलती हैं जब उनमें कुछ अलार्मिंग फीचर्स पैदा हो जाते हैं, और यही चीज़ है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। आपको अवेयर रहना है अपनी सेहत के बारे में, आपकी बॉडी किस तरह से किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी, और आज मैं हूँ डॉक्टर लोकेश जैन के साथ, जो डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं इटर्नल हॉस्पिटल में, और वो आज हमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अब हम एक और कॉमन डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसके सिम्टम्स जो हैं वो हमें नहीं पता होते कि क्या हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस। सो व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में इन्फ्लेमेशन, या सामान्य भाषा में लीवर में सूजन आ जाना। तो हेपेटाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो होते हैं कुछ वायरस। अच्छा। जो कि जाते हैं हमें पानी के द्वारा। जब भी हमें गंदा पानी पीने में आ जाता है, या कभी कोई सीवर लाइन लीकेज हो जाती है, तो कभी एक साथ बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है। अच्छा। वो होता है हेपेटाइटिस ई। वो वायरस एकदम से सबको एक साथ फैलता है। सिम्टम्स इसके होते हैं भूख नहीं लगना, जॉन्डिस या पीलापन आ जाना बॉडी में, वीकनेस आ सकती है, और किसी किसी स्थिति में लीवर फेलियर की भी स्थिति आ सकती है। अच्छा। 100 में से 1 को लीवर फेलियर भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस में भी सेम अलार्म फीचर्स है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, कुछ बेहोशी के सिम्टम आने लगते हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम,
तो तुरंत एडमिट होकर इसका इलाज करना चाहिए। अच्छा, आपने हेपेटाइटिस के बारे में बताया, क्या इसमें लिवर फेलियर के बारे में भी बात करी, तो क्या इसमें बहुत सारे लूज मोशंस भी हो सकते हैं एक सिम्टम? हाँ, इसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोडर्मल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। प्रोडर्मल मीन्स बीमारी से पहले के कुछ। अच्छा। बीमारी से पहले जैसे 5-6 दिन उनको ऐसा लगेगा कि भूख बंद हो गई है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, पर वो धीरे धीरे वो प्रोडर्म होता है, वो 1 से 7 दिन तक चलता है। अच्छा। उसके बाद हिपेटाइटिस अपीयर होती है। हिपेटाइटिस मीन्स जॉन्डिस। अच्छा। तो पहले 7 दिन फीवर रहता है, लूज मोशन होते हैं, उसके बाद जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो जहाँ जॉन्डिस डेवलप हुआ वहाँ से फिर वो हिपेटाइटिस का साइकिल शुरू होता है। अच्छा। और ये एक तरह से वायरल डिजीज है। हाँ। तो वायरस का एक पूरा साइकिल होता है। अच्छा। तो वो पूरा जब तक उसका साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप रिकवर नहीं होंगे। और वो साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होता है ये सबकी अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी को 7 दिन रहता है, किसी को 2 वीक्स रहता है और किसी को 1 मंथ भी रह सकता है। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि वो वायरस कितने टाइम में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। अच्छा, एक एवरेज लिसनर को ये नहीं पता होगा कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, इनमें क्या डिफरेंस है, और किसी के वैक्सीनेशन भी आते हैं। तो ये अगर आप हमारे लिसनर्स को और मुझे भी एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से हेपेटाइटिस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ वायरस के कारण होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के कारण होते हैं। आई रियली डू नॉट नो, और लिसनर्स को भी नहीं पता होगा। देखिए, जो नॉर्मल भाषा में हम जो वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो वो 5 होते हैं, अच्छा। A, B, C, D और E। अच्छा। इसमें से A और E ये पानी से फैलते हैं। अच्छा। और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। अच्छा। ये एक बार क्योर हो गए तो आपकी बॉडी को, लीवर को खराब नहीं करते हैं। ओके। ये एक्यूट होते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो B, C और D हैं, अच्छा, ये फैलते हैं ब्लड बॉर्न, किसी एक का ब्लड दूसरे को चढ़ जाए, या आपस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन, या मदर टू बेबी ट्रांसमिशन। अच्छा। या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो जो नीडल आपस में शेयर करते हैं। अच्छा। तो ये जो ब्लड कांटेक्ट से होता है, अच्छा। ये क्रोनिक होते हैं। ओके। क्रोनिक मीन्स ये आपके लीवर में जाके चला गया। ओके। उसके बाद ये धीरे धीरे उस लीवर को डैमेज करते हैं। ओहो। एक्यूट हेपेटाइटिस में अचानक से सिम्टम आते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। वो कभी आपके क्रोनिक कुछ नहीं करते हैं। ओके। पर जो बी, सी और डी है, हाँ, ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर, अगर आपको पता नहीं चलता है तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपके लीवर को डैमेज करते जाते हैं। और आपको तब पता लगता है जब लीवर ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए इसमें भी वही अलार्म फीचर्स देखने हैं आपको। अगर किसी को लग रहा है आपको कि उसको भूख नहीं लगती है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो उनका टेस्ट करा के देखना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं। ओके। वैक्सीन अगर देखें तो इनमें से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उपलब्ध है। अच्छा। सी की कोई वैक्सीन नहीं आती है। अच्छा। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हमारे आजकल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है। अच्छा। ये सब बच्चों को आजकल जन्म पे लग जाता है। अच्छा। पर जो पुराने लोग हैं, जो 20 साल पहले जिनका जन्म हुआ है, तब ये नहीं लगता था, हाँ, तो उनको ये अब लगवाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हेपेटाइटिस बी कभी भी हो सकता है और अभी भी काम करेगा इतना बड़ा उम्र में भी लगवाने पर? बिल्कुल काम करेगा। अच्छा। हमको हेल्थ वर्कर्स को सबको लगता है। अच्छा। क्योंकि हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सर्जन अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसका ब्लड टच होता है। अच्छा। तो उसको हेपेटाइटिस बी होने का चांस होता है। अच्छा। तो इसलिए सबको वैक्सीन लगती है, पर एक नॉर्मल पर्सन्स को भी ये वैक्सीन लगाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हेपेटाइटिस बी के कुछ कारण अभी पता नहीं है कि ये कहाँ से आता है। अच्छा। ये तो ब्लड बोर्न तो है ही, इसके अलावा भी कई बार कारण ही नहीं पता लगता कहाँ से आया। जी जी जी। तो उनको अचानक से एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है। ओके। तो इसलिए इसका वैक्सीन बहुत सस्ता भी है और आराम से लग भी जाता है। अच्छा। तो इसको सबको लगाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद है कि एक वैक्सीन था जो हेपेटाइटिस बी के अराउंड ही था, शायद उसका वही नाम था, और उसमें 6 मंथ के लिए वेट करने को बोला था। तो ऐसा भी कुछ है क्या? 3 डोज इसकी लगती है, पहला, अच्छा, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। अच्छा, तो ये आपको 1 साल तक याद रखना पड़ेगा? 1 साल नहीं, 3 हाँ, मतलब जैसे कि पहला फिर 1 महीने बाद फिर 6 महीने। अच्छा, 3 डोज इसकी लगती है। राइट। तो ये तो उसी अंतराल में आपको लगवानी पड़ेगी। हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन आती है। अच्छा। और ये बच्चों में, हेपेटाइटिस ए मेनली बच्चों में होता है। अच्छा। और हेपेटाइटिस ई बड़ों में होता है। अच्छा। और ई की कोई वैक्सीन अभी इतनी अच्छी नहीं आई है। ओके। ए की वैक्सीन है, वो आजकल बच्चों को लग जाती है। अच्छा, तो हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो एक क्रोनिक डिजीज पैदा कर सकता है, उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी। और अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। तो ये क्या होता है और ये किसको होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है?
पैंक्रियास या अग्नाशय ये होता है जहाँ पे हमारे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। पैंक्रियास एक छोटी सी नली होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, उसके द्वारा छोटी आंत में खुलता है। अच्छा। तो जैसे ही खाना वहाँ पहुँचता है तो वो एंजाइम्स आके खाना पचाते हैं। अच्छा। पैंक्रेटाइटिस में क्या होगा कि वो जो एंजाइम्स हैं जो नली से आ रहे हैं वो डिसरप्ट हो जाती है। अच्छा। तो वो एंजाइम्स नली से बाहर निकल जाते हैं और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमारी बॉडी को ही पचाने लग जाते हैं। अच्छा। बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें वो इन्फ्लेमेशन और उनको डाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से बहुत सीवियर डिजीज भी हो सकती है। अच्छा। इसका भी स्पेक्ट्रम है, 90% में माइल्ड होती है, अपने आप पेशेंट 3 दिन में रिकवर हो जाता है। अच्छा। सिम्टम्स होते हैं इसके बहुत तेज सीवियर पेन एब्डोमेन, अच्छा, जो कि ऊपरी हिस्से में होता है पेट के, और बैक में भी जा सकता है। साथ में वॉमिटिंग होती है। कॉमन कॉज में एक होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, उसकी वजह से होता है पैंक्रेटाइटिस, और दूसरा कॉमन कॉज है अल्कोहल। अच्छा। अल्कोहल जो एक लीवर डैमेज होता है वो एक ओवर द टाइम होता है। जैसे कोई एक पर्सन अल्कोहल ले रहा है 5-6 साल तक, डेली इनटेक ले रहा है, तब जाके उसका लीवर डैमेज होता है। पर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस ऐसी चीज है जो एक बार आपने अल्कोहल लिया और आपको हो सकती है। अच्छा। किसी किसी को जिसको डेवलप होना होता है। तो अल्कोहल इसका कॉमन कॉज है, अल्कोहल और गॉल स्टोन्स। अच्छा। तो ये तो बहुत ही ऐसी डिजीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट सारी डिजीज़ेस जो आपने आप बताई हैं आज, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कौन कौन से टिप्स अगर आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें जो ये बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, और कुछ मिथ्स अराउंड दीज डिजीज़ेस जो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में हैं कि नहीं इसका ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, या नीचे मत बैठो, या बेडरूम में बैठकर खाना मत खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिथ्स होती हैं, वो अगर आपने सुनी हो अपने पेशेंट्स के थ्रू वो हमसे शेयर कीजिए, और जो मैसेजेस आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें। देखिए, जो मिस डायग्नोसिस कई बार कर पाते हैं हम, कई बार एसिडिटी सोचते रहते हैं हम कि यहाँ जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, और वो वास्तव में कई बार हार्ट डिजीज का भी सिम्टम होता है। उनको अंदर ही अंदर हार्ट की प्रॉब्लम चलती रहती है, जो कि बर्निंग एपिगेस्ट्रियम की तरह उनको फील होता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि ये एसिडिटी हमारे पहले कभी नहीं हुई, इस तरह के सिम्टम हमारे पहले, जलन जो हो रही है वो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ नया हो रहा है, तो तुरंत चेकअप करके देखना चाहिए। अच्छा। प्रिवेंशन के लिए वही चीज़ें हैं, अवॉइड जंक फूड्स, हेल्दी फूड लेना है, डाइट लेनी है, इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करनी है, पानी खूब पीना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। ये सब हम करेंगे तो इन लाइफ स्टाइल डिजीज से काफ़ी प्रिवेंशन हो सकता है। अच्छा। दूसरी जो चीज़ है, जिन बीमारियों की भी वैक्सीन्स हमारे पास है वो जरूर लगवाएं जी, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी, अगर आपने एक सिंपल सा 100 रुपए की वैक्सीन आती है उसको लगा के हम बहुत बड़ी बीमारी को बच सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, इसके अलावा कोविड का तो आजकल सबको ही लग चुका है जी। तो जो वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है जी, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आती है। अच्छा। ये नॉर्मल चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि स्वाइन फ्लू आएगा, उसके बाद सबको स्वाइन फ्लू हो जाता है, और हर साल कुछ डेथ्स भी हो जाती है, उसमें कुछ यंग डेथ्स भी होती है। तो वो प्रिवेंट हो सकती है अगर हम हर साल स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लगवाएं। जी जी जी। तो वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट है। और लाइफ स्टाइल जो हमारे चेंजेस हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सबसे कॉमन कॉज है कैंसर्स के। अच्छा। स्मोकिंग की वजह से सारे हमारे लंग्स कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, लीवर कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, स्टोमक कैंसर, तो ये सब चीज़ें जो हम अपनी लाइफ स्टाइल से इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें बहुत सारी काम की बातें बताई। आपने हमें बताया कि किस तरह आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके आप सच में बहुत सारी बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा अपनी बॉडी के प्रति अवेयर रहिए। एकदम से जो सडन चेंज आपकी बॉडी में आ रहा है, सडन आपको पेन फील हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आज से पहले तो ये सिम्टम मैंने कभी नहीं देखा, या ये पेन, या फिर ये सूजन, या ये जलन, ये सारी चीज़ें आपने पहले कभी नहीं देखी हैं, और एकदम से आपको लग रहा है कि ये सिम्टम नया है आपकी बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो जल्दी से जल्दी जाके उसका ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर उसको टेस्ट कराइए, डायग्नोस कराइए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी। सेहत सबकी कार्यक्रम में इसी तरह बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर आपके सामने आती रहूंगी, सो दैट आप अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हो सकें, अपनी सेहत के प्रति अवेयर हो सकें, अपनों का और खुद का ख्याल रख सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। नमस्कार।